ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन दो हम पढ़ेंगे इसमें, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, वही सेम, हमेशा ह्यूमन पहले और फिर प्लांट्स, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले आपका ह्यूमन ही आएगा, उसके बाद फिर आएगा आपका एनिमल या प्लांट, ठीक है, बाद में ही आता है हमेशा। तो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन को दूसरा नाम क्या था मैंने बताया था अभी, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो कुछ भी आप बोल सकते हो इसमें, ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन से, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, फिर प्लांट में चलेंगे। अच्छा, अब इसके अंडर में क्या क्या सब टॉपिक्स आएंगे, तो एक ब्रीफ आइडिया ले लेते और फिर उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है 3 कंपोनेंट का, कौन बताएगा? हाँ बताओ। दैट इज ब्लड वेसल्स एंड तीसरा क्या था? हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए जिसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आ जाती हैं। अब इसमें बहेगा क्या, है ना? ब्लड। फ्लो तो ब्लड ही करेगा ना, ब्लड वेसल में ब्लड ही तो फ्लो करेगा, तभी तो उसका नाम वाटर वेसल नहीं है, ब्लड वेसल है। क्लियर? ये 3 कंपोनेंट है, नोट कर लो इसको। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। कैसे भी लिख लो, एक ही बात है, लेकिन मैं ऑर्डर इसी में कराऊंगा, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट, इसलिए मैंने ये बोला है, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, इस तरह से ये फ्लो चार्ट बना लो, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्लड से, हार्ट से नहीं, ठीक है, ब्लड से स्टार्ट करेंगे। तो जो मैं ऑर्डर बोल रहा हूँ ना उसी से वैसे ही हम चलेंगे, ब्लड, ब्लड वेसल्स और फिर हार्ट, ठीक है। हेडिंग डाल दो नेक्स्ट, ब्लड। कर लिया नोट? और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग के 3 कंपोनेंट्स के नाम बताओ। तो ये रहे 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। याद रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते। तो आइडिया तो मिल ही गया, इन्हीं को पढ़ना है, इन सब टॉपिक्स को, ठीक है। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन के बारे में जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, और फिर हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, डबल सर्कुलेशन क्या होती है, क्यों होती है, किस में होती है, सिंगल, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किस किस में होती है ना। तो डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम लास्ट में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9th में भी आपने किया हुआ है ना। तो मेन चीज़ें ही बताऊंगा जो NCERT से रिलेटेड है, बस आपके 10th के अकॉर्डिंग। ब्लड के 2 कंपोनेंट है 9th का, किसको याद है? कनेक्टिव टिश्यू, है ना, याद है ना, फ्लूइड इज, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। 2 कंपोनेंट थे इसमें, एंड लिम्फ तो अलग सिस्टम है, एंड
ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, भूल गए। प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर। या ब्लड कॉर्पसेल्स या ब्लड सेल्स, वैसे तो ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। तो प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स से मिलकर बनता है आपका ब्लड। परसेंटेज किसका ज़्यादा है, प्लाज्मा का कि ब्लड कॉर्पसेल्स का? प्लाज्मा का। 9th में तो पढ़ा था 55%, पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा है, रिमेनिंग 45% ब्लड कॉर्पसेल्स है। ब्लड कॉर्पसेल्स में 3 ब्लड सेल्स आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड सेल्स बोल दे या जनरली कॉर्पसेल वर्ड यूज़ करते हैं। प्लाज्मा का कलर याद है, स्ट्रॉ कलर, पेल येलो कलर, ठीक है। 90% से ज़्यादा पानी होता है। प्लाज्मा का कंपोजिशन पढ़ा हुआ है मैंने, लेकिन एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। प्लाज्मा का कंपोजिशन 90% वाटर है, मोर देन 90%, ठीक है। 6 to 7% प्रोटीन है, और मेजर प्रोटीन में 3 मेजर प्रोटीन है, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। ये याद नहीं रखना है आपको, जस्ट सुनना है बस, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, आयॉन्स, सॉल्ट्स, मिनरल्स, ये आ जाते हैं, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ये मेन है, सब 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं तो बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। हाँ, ब्लड के फंक्शन आता है, ठीक है, 10th क्लास में, 9th में भी था वो तो आपका। आरबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में, सबसे ज़्यादा तो आरबीसी है। दूसरा नंबर पे आता है प्लेटलेट्स, और तीसरे नंबर पे आते हैं डब्ल्यूबीसी, 5000 से 8000 बस। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3 लाख, ठीक है। ये तो मैंने इनके नंबर्स बता दिए। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड होता है पिगमेंट हीमोग्लोबिन के वजह से, है ना। मैच्योर आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा आपको, हीमोग्लोबिन ही मिलेगा बस, इसीलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट, है ना, आरबीसी में हो सके। डब्ल्यूबीसी में आपको मिलेगा, ठीक है, ये क्या, हीमोग्लोबिन नहीं, न्यूक्लियस, आरबीसी में नहीं मिलेगा। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। इधर ध्यान दो पीछे। हीमोग्लोबिन मेल फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में 13 से 15, मेल में 13 से 15 ग्राम पर 100 ml, 100 ml पे 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है मेल में। फीमेल में 11 से 12 कम होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि उनकी बॉडी की फिजिक भी अलग है, इसीलिए, है ना, क्लियर। तो अगर ये मेल में 11 से नीचे आ जाए तो एनीमिया हो जाएगा पर्सन, है ना, और 10 से या 9 से नीचे आ जाए तो फीमेल एनीमिया हो जाएगी। एनीमिया का मतलब है हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ब्लड की कमी नहीं। खून तो 6 लीटर ही रहता है नॉर्मल, 5 से 6 लीटर। एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है, क्लियर। नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में 5 से 6 लीटर। तो कहीं आपकी बॉडी से खून निकला थोड़ी है, हीमोग्लोबिन कम है, बन कम रहा है। हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या चाहिए, कौन सा मिनरल बताया तो था। हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ है, आयरन, आयरन प्रोटीन है ना ये, तो इसको बनने के लिए आयरन चाहिए, है ना। तो आयरन का इंटेक ज़्यादा करना पड़ता है, फिर हरे पत्तेदार सब्जियां खानी पड़ती है ना। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया जाता है ताकि कुछ आयरन के टुकड़े उसमें जाके आपके अंदर जाएं। हाँ सच में, है ना। हाँ, अरे मत मानो, मत खाओ, मेरा क्या, ठीक है, ठीक है। जैगरी गुड़ खाने के लिए बोलते हैं, डेट पाम्स खजूर खाने के लिए कहते हैं, ये इसीलिए कहते हैं। और एप्पल, है ना, उसमें भी बहुत आयरन होता है, ठीक है। ये सब इंटेक करने के लिए।
क्योंकि अगर एनीमिया हो गया तो फिर कमजोरी आ जाएगी, थक जाओगे, चक्कर आ जाएंगे, थकावट ज़्यादा होगी, है ना। तो ये लक्षण है, ये सिम्टम्स है कि आप में हीमोग्लोबिन की कमी है ना। तो ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन का नंबर्स चेक कराना पड़ेगा। आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 डेज़ की होती है, 120 दिन के बाद ये मर जाता है। बाइकॉनकेव शेप होता है, डिस्क शेप होता है ये, ठीक है। आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ होता है जाके? स्प्लीन में। कहाँ होता है? स्प्लीन, लिवर एंड स्प्लीन। और स्प्लीन को ही हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड, आरबीसी का कब्रिस्तान, वहीं पे जाके वो ख़त्म हो जाते हैं। स्टमक के ऊपर होता है ये ऑर्गन, स्प्लीन, छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करें, सबसे कम होते हैं ये, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनिटी तो यही देते हैं, है ना, बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करते हैं ये, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ये, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स भी पढ़े थे हमने 9th में, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट, वो सब तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, अच्छा रेशियो की बात करें तो 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी होता है। कितने कम होते हैं डब्ल्यूबीसी? 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट का फंक्शन याद है अभी भी? ब्लड क्लॉटिंग, बस यही पूछेगा आपसे, है ना। तो ये था ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में, इससे ज़्यादा और कुछ आपको याद नहीं रखना है, पूछेगा भी नहीं। अब आ जाते हैं ब्लड के फंक्शन पे। ओवरऑल ब्लड का क्या फंक्शन है, ये एग्ज़ाम में आता है। चले ब्लड के फंक्शन पे, है ना। ये तो बेसिक था जो आपको पता है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो हेडिंग डाल लो ब्लड फंक्शन। फंक्शंस ऑफ ब्लड या ब्लड फंक्शन, हाँ एक एक करके बता सकते हो फंक्शन जिसको याद है। ऑफ गैसेस, अभी बताया था हीमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, सेकेंड फंक्शन इट हेल्प्स इन रेगुलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है ये। और सोचो बहुत सारे फंक्शन हैं, अभी तो 2 ही हुए हैं। और न्यूट्रिशन तो पढ़ के ही आ रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भूल गए, ग्लूकोज कहाँ गया था? ब्लड में। अमीनो एसिड कहाँ गया था? ब्लड में। तो ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करा रहा है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जब न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कर सकता है तो वेस्ट को भी तो निकालने में मदद करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। और भी कुछ बचा है? लिख सकते हो अगर याद आ रहा है तो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, है ना। मैं रब कर रहा हूँ ये ऊपर वाला। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स भी तो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू। हॉर्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो 5 फंक्शन मैंने बता दिए। इसके अलावा आप डब्ल्यूबीसी का फंक्शन भी लिख सकते हो। इट प्रोवाइड्स, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। ब्लड प्लेटलेट का फंक्शन लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, है ना। ये 2 फंक्शन भी आप लिख सकते हो, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के भी फंक्शन आप लिख सकते हो। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ब्लड के। 4 याद रख लो बस एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो 3 ही पूछता है लेकिन 4 आप याद रख सकते हो।
चलें आगे, आ गया समझ में? चले, पूछना है किसी को कुछ? आसान थे तो 9th में किया हुआ था। ठीक है, इनको नोट करना है और याद रखना, क्योंकि बॉडी में क्या फ्लो हो रहा है बस, तो वो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा ना, आपके बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। जैसे वाटर आपके बॉडी के टेम्परेचर को हेल्प करता है ना, वैसे ही ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या है? पानी। बस इसीलिए एक पीएच भी है, ठीक है, पीएच भी है, ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, या बॉडी के पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इतना काफ़ी है, 5-6 फैक्टर्स, ये फंक्शंस, ठीक है। 4 याद रखने हैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेन 4 याद रख लो, आसान भी है। मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। ट्रांसपोर्टेशन एक तो याद रखो, तो ट्रांसपोर्टेशन किस किस का? न्यूट्रिएंट का, गैसेस का, हार्मोन्स का, 3 तो यही हो गया ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, तो जब न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसका उल्टा ट्रांसपोर्ट करेगा वेस्ट मटेरियल, है ना, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। टेम्परेचर रेगुलेशन, हो गए 5, ख़त्म बस, ये 5 मेन है, ठीक है। अब तो याद भी रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन, रिमूवल एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ब्लड कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के कितने टाइप्स हैं? कितने टाइप के होते हैं ब्लड वेसल्स? कौन से? आर्टरीज, वेन्स एंड, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है वो है आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस, तो हम वही करेंगे डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है, ताकि आर्टरीज और वेन्स भी हो जाए और डिफरेंस भी हो जाए, दोनों काम हो जाएंगे। इसके बाद करेंगे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कॉल्ड कैपिलरी, जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है, मिडल मैन कहते हैं जिसको। आर्टरीज, ठीक है, डिफरेंस के फॉर्म में करेंगे। वेन्स, टॉपिक भी हो जाएगा और डिफरेंस भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस आता है मेनली। इसमें भी बहुत सिंपल डिफरेंस है, आप बता सकते हो, जिनका स्कूल में चैप्टर हो चुका है या चल रहा है। आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। फेयर में अगर आप रफ में लिख रहे हो तो अभी ऑक्सीजन, आर्टरीज ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, आर्टरीज ऑक्सीजन कैरी करती है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेनली की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि वेन्स में ऑक्सीजन नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन CO2 का लेवल ज़्यादा होता है। मैं पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर। तो आर्टरीज मेनली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहला पॉइंट क्लियर है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए आर्टरीज क्या लेके जाती है, वेन्स क्या लेके जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मैं बताऊंगा आपको कैसे। आर्टरीज की डायरेक्शन देखो, आर्टरीज कहाँ से कहाँ लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ से यहाँ नहीं, टूवर्ड्स द हार्ट या अवे फ्रॉम द हार्ट? अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट। इसको तो आप अच्छे से, हाँ, गांठ बांध लो, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, चाहे कोई भी आर्टरी हो, एक्सेप्शन नहीं है इसमें, कोई भी आर्टरी हो, ये काम आएगा अभी हार्ट में, देखना। आर्टरीज हमेशा हार्ट से दूर जाती है, चाहे कोई भी आर्टरी, मैं बताऊंगा अभी हार्ट में, चाहे पल्मोनरी आर्टरी क्यों ना हो, वो भी हार्ट से दूर जाती है, चाहे नॉर्मल आर्टरी क्यों ना हो, वो भी हार्ट से दूर जाती है, क्योंकि उसको लेके क्या जाना है? ऑक्सीजन। और पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, उल्टा। अभी समझ में नहीं आएगा पल्मोनरी आर्टरी वाला, डायरेक्शन लिख लो, अवे फ्रॉम द हार्ट,
मतलब टूवर्ड्स द टिश्यू, एक ही बात है। हार्ट से दूर तो टिश्यू की तरफ, है ना। तो अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द टिश्यू, अवे फ्रॉम द हार्ट, और कहाँ पे, टिश्यू की तरफ। हार्ट से दूर टिश्यू की तरफ, टूवर्ड्स द टिश्यू। मैं सिंपल में लिख रहा हूँ, आप स्टेटमेंट पूरा बनाओगे। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द टिश्यू। याद रखना है, इसका उल्टा कर दो बिल्कुल, वेन बन जाएगा। तो वेन का बनाओ, उल्टा करो, अवे फ्रॉम द टिश्यू टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। अवे फ्रॉम द टिश्यू टूवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरीज आए, ठीक है, कैपिलरीज पे हम चलेंगे। हाँ, किसको समझ में नहीं आया ये, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर्टरीज दिल से दूर जाएगी, ठीक है, और वेन्स दिल के पास जाएगी। क्लियर हो गया ये, याद रखना ये अच्छे से, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर हार्ट के वर्किंग में प्रॉब्लम आएगी समझने में। थर्ड पॉइंट, आर्टरीज या वेन्स किसकी, वॉल मतलब उसकी वॉल, अंदर की जो वॉल होती है ना, क्योंकि ये तो पाइप है, वेसल्स है ना, ये तो पाइप है, नेटवर्क है ये तो, जिनमें ब्लड जा रहा है। तो जैसे पाइप में पानी जाता है, तो किसकी पाइप की वॉल, किसकी वेसल की वॉल थिक और इलास्टिक होगी, आर्टरीज की कि वेन्स की? क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा है। उसमें प्रेशर ज़्यादा है, ये गिव रीज़न में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो लिख लो, वॉल्स कैसी होंगी, थिक एंड इलास्टिक। आर्टरीज की वॉल्स थिक एंड इलास्टिक होंगी, थिक एंड इलास्टिक होगी। वेन्स की उल्टी कर दो, थिन एंड लेस इलास्टिक। ठीक है, थिन एंड लेस इलास्टिक, जस्ट ऑपोजिट है, डिफरेंस है ना ये तो। नोट कर लिया समीर, हर्ष? 3 डिफरेंस अभी तक कंप्लीट हो गए। इसमें किसी को डाउट है? फोर्थ इसी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर, ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर इन द आर्टरीज। तो आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है, तभी तो दीवार मोटी और इलास्टिक है, ताकि प्रेशर को विथस्टैंड कर सके। गिव रीज़न में आता है, यहाँ से गिव रीज़न बनते हैं, यहाँ से 2 गिव रीज़न बनते हैं। पहला गिव रीज़न तो यही है कि वाई वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक, बिकॉज द ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर इन देम, ठीक है। आर्टरीज में हाई प्रेशर से, अब आपको पता है हाई प्रेशर से क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक ऑर्गन टिश्यू तक पहुंचाना है ना, तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए तभी तो पहुंचेगा, इसीलिए। तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस, है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर लो है, वेन्स में प्रेशर लो होता है क्योंकि उसको तो हार्ट के पास लेकर आना है ब्लड को, ठीक है, ध्यान से सुनो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो हार्ट के पास लेकर आना है बस। तो लो प्रेशर से आता है, इसलिए दीवार भी पतली होती है और ज़्यादा इलास्टिक भी नहीं होती, क्योंकि प्रेशर ही बहुत कम है ना, इसीलिए। 4 डिफरेंस हो गए, ठीक है। अब अगर इनकी हम पोजीशन की बात करें तो आर्टरीज आपको बॉडी में कहाँ देखने को मिलती है, ऊपर कि अंदर? ऊपर नहीं मिलती, आर्टरीज डीपली सीटेड होती हैं, बॉडी के अंदर होती हैं ज़्यादा, डीपली प्लेस्ड, डीपली सीटेड, जबकि ये सुपरफिशियली। आर्टरीज डीपली सीटेड अंदर होती हैं, दिखाई नहीं देती है ना,
ये जो नज़र आ रही है ये वेन्स है सुपरफिशली, ठीक है, सुपरफिशली होती हैं ये, बाहर की तरफ होती हैं, ये दिखाई देती हैं। क्लियर? पोजीशन भी पता चल गई कहाँ पे। अच्छा ये अंदर क्यों है और वो बाहर क्यों है? ये बाहर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेशर हाई है, ज़रा सा भी कुछ लग गया तो पिचकारी निकलेगी, है ना, फुवारा ख़त्म। फिर ख़तरनाक है ना, क्योंकि हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन के लिए अंदर बिठा दिया इसलिए, है ना, इसीलिए, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है उसमें, ठीक है, और यहाँ तो प्रेशर बहुत लो है ना, इसीलिए। चलो अच्छा, वेल्व्स किस में होते हैं? वेल्व्स किस में होंगे? 6 पॉइंट वेल्व्स, हिंदी में वॉल्व कहते हैं, इंग्लिश में वेल्व्स कहते हैं। वेल्व्स किस में होते हैं? क्यों? वेन्स में क्यों नहीं होंगे? यहाँ प्रेशर का कोई लेना देना नहीं, यहाँ डायरेक्शन का लेना देना है। अच्छा, आर्टरीज कहाँ से कहाँ लेके जा रही है ब्लड को? हार्ट से, है ना, हार्ट से दूर लेके जा रही है ना। तो मुझे यहाँ वेल्व क्यों चाहिए? क्योंकि ब्लड तो नीचे ही जा रहा है, जाने दो, क्या प्रॉब्लम है, ऊपर थोड़ी आएगा। लेकिन यहाँ देखो वेन्स क्या लेकर आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ पे? हार्ट की तरफ। अरे कहीं नीचे ना चले जाए, तो वेल्व लगा दिए। अब आया समझ में? तो वेल्व्स कहाँ होंगे? यहाँ की वहाँ? वहाँ होंगे, क्योंकि वो ब्लड नीचे से ऊपर लेकर आ रहा है, और वेल्व क्या करेंगे? उसको नीचे जाने से रोकेंगे, वापस ब्लड को पीछे जाने से रोकते हैं। पूछो, वेल्व्स नहीं पता? आपने देखा होगा पानी की टंकी में जो पाइप होते हैं वहाँ पे वेल्व्स लगे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं वाटर के फ्लो को। बस वही तो वेल्व यहाँ पे लगे हुए हैं। डायग्राम बना देता हूँ। ये वेन्स है, ठीक है, ये वेल्व है। अब वेन में ब्लड कहाँ जा रहा है? नीचे से। कहाँ जा रहा है? नीचे से, मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, है ना। ये वेल्व एक तरफ खुलते हैं, बस वन साइडेड वेल्व होते हैं ये। अब जैसे ही ब्लड नीचे आएगा ये प्रेशर से बंद हो जाएंगे, जैसे ही ब्लड नीचे आएगा ये प्रेशर से बंद हो जाएंगे, जैसे ही ब्लड नीचे आएगा ये प्रेशर से बंद हो जाएंगे, ब्लड को नीचे जाने ही नहीं देगा, ठीक है ना। ये वेल्व का काम होता है। तो वेन्स में वेल्व्स मिलेंगे आपको बहुत सारे, ऐसे इस तरह से वन साइडेड ओपन होते हैं। आगे समझ में? और ये गिव रीजन में आता है। तो वेल्व्स एब्सेंट, वेल्व्स प्रेजेंट। लिख लो, आर्टरीज में एब्सेंट होते हैं, वेन्स में प्रेजेंट। और कभी नहीं भूलोगे कि किस में प्रेजेंट होते हैं, किस में एब्सेंट होते हैं। क्यों? किसने बोला जाने के लिए? वी से वेल्व्स, वी से वेन, याद रखने का ट्रिक है ये। अभी थोड़ी वी से वेल्व, वी से वेन्स, तो वेल्व्स कहाँ होंगे? वेन्स में। इसीलिए ये ट्रिक है कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए एग्ज़ाम में, नहीं तो बच्चे उल्टा करके आते हैं। और इस पे गिव रीज़न आता है, वाई वेल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। रीज़न अभी बताया मैंने, टू प्रिवेंट द ब्लड बैक फ्लो। और एनसीईआरटी लिखता है टू एंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ये एनसीईआरटी का आंसर है, ठीक है। लेकिन सिंपल आंसर लिखना है टू प्रिवेंट द ब्लड बैक फ्लो, ये भी लिख सकते हो। ब्लड को पीछे जाने से रोकना, यही वेल्व का काम होता है। दोनों आंसर मैंने बता दिए, एनसीईआरटी वाला भी और मेरे वाला भी, कोई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टू एंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। चाहे वेल्व्स वेसल्स में हो, चाहे वेल्व्स हार्ट में हो, सभी वेल्व्स का काम यही होता है, ठीक है। चाहे पाइप में वेल्व्स लगे हो, उसका काम भी यही है। सभी वेल्व्स का काम यही होता है। वेल्व को लगाया इसलिए जाता है
ताकि पीछे जाने से रोकें, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। गिव रीज़न, यहाँ से दो बनते हैं। आर्टरी में, आर्टरीज की वॉल थिक और इलास्टिक की होती है, पहला गिव रीज़न आता है। दूसरा वेल्व्स वेन्स में क्यों प्रेजेंट होती है। क्लियर? दोनों गिव रीज़न भी मैंने बता दिए जो डिफरेंस से हमने बनाए। ठीक है, ये गिव रीज़न में आते हैं। तो बस ये था आपका डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है ये, कम से कम 10 में से 6-7 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। हाँ, बोर्ड की बात करता हूँ मैं हमेशा। कैपिलरीज की अगर हम बात करें, वो तो छोटा सा टॉपिक है। कैपिलरीज क्या करता है, देखो ये आर्टरीज आ रही है, क्योंकि आर्टरीज की वॉल थिक होती है। ये कैपिलरीज हैं, ठीक है, आर्टरीज, कैपिलरीज, और ये क्या जा रही है, वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स को कौन जोड़ रहा है, कैपिलरीज। तभी तो इसको मिडल मैन कहते हैं, बीच का है ये। आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करता है। और कैपिलरीज कहाँ बनती हैं बॉडी में, एक तो एल्वलाई में जहाँ एक्सचेंज होती है, और एक ऑर्गन्स के पास। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, कैपिलरीज सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल है, 1 सेल थिक होती है ये। अब इतनी पतली क्यों होती है, ताकि मटेरियल आसानी से बाहर डिफ्यूज़ हो जाए, मटेरियल आसानी से बाहर डिफ्यूज़ हो जाए, इसीलिए, है ना। तो ये मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद करती है बिटवीन द सेल एंड द, या बिटवीन द टिश्यू एंड द ब्लड। तो मटेरियल एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, कैपिलरीज के थ्रू। किसके थ्रू होता है, देखो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता, कैपिलरीज के थ्रू होता है। गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होती है, कैपिलरीज के थ्रू होती है। तभी तो एल्वलाई में कैपिलरीज बनती है और ऑर्गन्स में कैपिलरीज बनती है। आ गया समझ में, है ना। तो ये था कैपिलरीज के बारे में, इतना सा ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी, और ये काफ़ी है आपके लिए। आर्टरीज जब कैपिलरीज के पास आती है तो उसका नाम बन जाता है एट्रियोल, और वेन्स जब कैपिलरी से निकलती है तो उसको वेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो जब वो आर्टरी, जो भी आर्टरी और वेन्स कैपिलरीज के पास होती है ना, उनके नाम चेंज हो जाते हैं। आर्टरी एट्रियोल्स बन जाती है और वेन्स वेन्यूल्स बन जाती है। तो इसका मतलब वो कैपिलरीज के पास है। ठीक है, क्लियर। तो याद रखना, कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है, लेकिन एक हमारी बॉडी में एक स्पेशल कंडीशन है या एक्सेप्शन है। एक ऐसी कैपिलरी है जो दो आर्टरी के बीच में बनती है, या आप पता करके आओगे कहाँ बनती है, कहाँ बनती है। ठीक है, क्लियर। तो बस फिर हार्ट बचा है, नेक्स्ट क्लास में हार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये रिवाइज करके आना और यहाँ तक नोट्स।